तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज बेटा एनिमल टिश्यू, ठीक है। लास्ट टाइम हमने प्लांट टिश्यू ख़त्म कर दिया था पूरा। आज हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को अच्छे से समझेंगे, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, और उसके बाद आपके मसल टिश्यू को भी एक बार देखेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में बात करते। देखिए बेटा, एनिमल टिश्यू, सो व्हेन वी ब्रीद वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट, है ना। अपने छाती के मूवमेंट को आप फील कर सकते हो कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। आप सांस लेते हो। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स, ठीक है। तो ये कैसे मूव कर रहे हैं, तो इसके लिए बेटा जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपके मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट, ठीक है। तो मसल्स बेसिकली जो होते हैं बेटा, ये आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो ये फैल जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण बेटा होता क्या है कि आपका जो बॉडी पार्ट है वो मूव कर पाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो बेटा यहाँ पे पिक्चर्स में कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आपको स्मूथ मसल फाइबर दिखाया गया है, ठीक है। जो कि आपके इस तरह से, ये देखिए आपके पास मसल सेल का एक डायग्राम दिया हुआ है। ये न्यूक्लियस है, ये आपकी मसल सेल है, कुछ फाइबर्स की तरह लंबा लंबा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रेशेदार, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप समझें तो आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको क्या बोला जा रहा है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो, है ना, तो हम लोग अंदर की तरफ ऑक्सीजन खींचते हैं, ठीक है। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है? इट इज एब्जॉर्ब्ड इन लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा कि ये हमारे बॉडी में, लंग्स में जो है बेटा, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये उसके बाद हमारे ब्लड के थ्रू सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो मतलब कि हम जब सांस लेते हैं तो उस समय हमने ऑक्सीजन खींच लिया, तो ऑक्सीजन खींच लेने के बाद हमारा जो लंग्स है बेटा उन सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे खून में वो डाल देता है, और वही खून हमारे बॉडी में इधर से उधर जाता है, और वो जो है बेटा हमारे बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंच पाता है। इन सब चीज़ों के बारे में और भी क्लियर जो आपको पिक्चर है बेटा वो मिलेगा क्लास 10 में, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे, ठीक है। सो वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन? तो सेल को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बेटा, और माइटोकॉन्ड्रिया जब तक से अपना काम करेगा तब तक से आपको एनर्जी मिलता रहता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी के जनरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन जो है बेटा ये एनर्जी जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करता है ये ऑक्सीजन। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, ठीक है। तो जो ब्लड है बेटा वो आपका फ्लो करके एक जगह से अगली जगह तक जाता है, और बहुत सारे सब्सटेंसेस को कैरी करता है अपने अंदर में, ठीक है। और ये जो है बेटा ये आपका एक तरह से यहां पर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि आपके बॉडी को हेल्प करता है, मतलब आपके बॉडी में किसी भी चीज को एक जगह से अगली जगह ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ब्लड एक वही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल्स, मतलब कि ये क्या करता है बेटा? फूड और ऑक्सीजन कैरी करता है और बॉडी के हर जगह पहुंचाता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया बेटा? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, जो कि आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। It also collect wastes from all the parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal। तो आप देख सकते हो आपके दो जगह पे वेस्ट डिस्पोजल किया जाता है, लीवर में और किडनी में। इसलिए आदमी के शरीर में सबसे जल्दी खराब होने वाले पार्ट्स यही होते हैं, लीवर और किडनी। अगर आप डस्टबिन की बात करो अपने स्कूल में, तो डस्टबिन की हालत बहुत खराब होती है ना। हर चीज़ जाके पान भी वहीं थूक दिया है, जो बचा हुआ टिफिन है उसी में डाल दिया है ना, और मतलब सब कुछ उसी में जा रहा है। गुटखा भी सर ने उधर ही थूक दिया है कोने में, है कि नहीं। डस्टबिन तो गंदा होते होते डस्टबिन के आसपास भी गंदगी होती है, क्योंकि लिटरिंग बेसिकली डस्टबिन के आसपास ही किया था ना, जाके वहीं फेंक दिया। अब अंदर में गया नहीं गया, देखा नहीं बच्चे ने, बस फेंक दिया से।
हाँ तो गिरा, नहीं गिरा तो क्या करना है नहीं, डस्टबिन तो है कि नहीं। तो इसलिए आपको ये समझना होता है बेटा कि लीवर और किडनी जो होता है बेटा हमारे बॉडी में सबसे पहले खराब होता है, क्योंकि ये हमारे उन सारे के सारे जितने भी वेस्ट मटेरियल है बेटा उसको डिस्पोज करने का काम करता है, ये डिस्पोजल सिस्टम बेसिकली, ठीक है। तो जितने भी वेस्ट है बेटा ये ब्लड क्या करता है बेटा, वो हमारे उन सारे बॉडी पार्ट से कैरी करके कहाँ लेके जाता है, यहाँ लेके जाता है लीवर और किडनी में, और वहां जाकर डिस्पोज कर देता है, और लीवर किडनी उसको क्या करता है बेटा, साफ करने का काम करता है, ठीक है। अब अगर साफ हो गया और उसको फिर से रिसाइकिल कर लिया गया तो हमारी बॉडी में फिर से दे दिया जाएगा, और रिसाइकिल नहीं हुआ तो हमारी बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। हाँ जी, फूड इन द सेंस हमारे बॉडी में बेटा 5 तरह के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स आते हैं ना। क्या क्या आते हैं बेटा, ये तो आप लोग पढ़ के तो आए हो, हाँ पढ़े हाँ हाँ, तो यही तो फूड है हमारे, यही हमारे फूड है, यही सब तो हमारे फूड है जो कि हमारी ब्लड कैरी करती है, और जहां जहां इसकी जरूरत है वहां वहां पहुंचाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके आंखों को विटामिन की जरूरत है, विटामिन ए की जरूरत है, अगर मान लो कि आपने गलती से विटामिन ए खा लिया है तो आपकी आंखों तक वो विटामिन ए पहुंचाया जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ये तो पजल के पीसेस की तरह ही तो है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको कोई है ना डांट दे बहुत जोर से, या फिर आप रोने लग जाओ, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, ठीक है, तो आपके बॉडी में ब्लड का रश बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने कहा था अभी मेरे ट्यूशन से बाहर निकलो, मैंने किसी को डांट के भगा दिया, तो वो देखना अचानक से मतलब ऐसे हालत में चला जाएगा या चली जाएगी कि उसको लगा अरे मैंने क्या कर दिया, उसका सोचने की क्षमता खत्म होगी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सडनली क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, अब वो सोच नहीं पा रहा, तो उस समय आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली पजल के पीसेस की तरह है, तो तब तुम्हारे ब्रेन में ज्यादा ब्लड पहुंचाया जाता है, सो दैट कि तुम सोच सको, तुम्हारी बॉडी को ईज आउट किया जा सके, ठीक है। तो ये आपके बॉडी में कंसंट्रेशन, जिस तरह से आपकी बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन कमी है, इस जगह पे आपकी बॉडी इफेक्ट हो रही है। जैसे मान लीजिए कि आपके थायराइड ग्लैंड को आपका प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल पा रहा, तो आपका गोइटर होने लग जाता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, नमक वाली चीजें ज्यादा खाइए, तो उससे क्या होता है, उसमें आयोडीन रहती है, ठीक है। तो आयोडीन आपको मिलती है तो फिर आपका गोइटर कम होने लगता है। तो बेसिकली ये बॉडी की सेंसिबिलिटी है कि बॉडी इस तरह से सेंस करती है चीजों को कि जहां जिसकी कमी है वहां पे पहुंचा दिया जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये संपूर्ण काम जो है वो ब्रेन कर रहा है। दैट्स वाई योर बॉडी सबकॉन्शियसली कंट्रोलिंग 90% ऑफ द ब्रेन फंक्शनिंग, ठीक है। तो हमारे कॉन्शियसनेस को जो कि अभी आप बैठे हुए हो, ठीक है, जो मतलब कुछ बच्चे लेथार्जिक होकर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे एकदम है ना मतलब फुल फोकस में बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे बेचारे स्कूल से आए तो अभी थके हुए हैं, अरे यार भाग के आए, अभी फटाक से यहाँ पर ट्यूशन चालू हो गया, फिर यहाँ बैठ के पढ़ना है, मतलब देख रहे हो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ है बेटा कि आपके पास जो ये कॉन्शियस एनर्जी है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ द ब्रेन इज वर्किंग, बाकी सब कुछ 90% ऑफ द बॉडी की फंक्शनिंग में लगा हुआ है ब्रेन, ठीक है। तो आपकी बॉडी में अपने आप ही जहां क्या जरूरत है वहां अपने आप ही ब्रेन उसको पहुंचा देता है, ये ब्रेन कर रहा है बेसिकली, ठीक है बेटा। ब्रेन इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी पार्ट। तो इसलिए हमें यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। अब सोचने की मुझे अगर सोचना पड़ता कि मेरा हार्ट बीट हो तो मैं तो कब का मर चुका होता ना। आपसे बात करने लगा, मैं भूल गया हार्ट बीट होना है, खत्म, भूल गया हार्ट बीट हो रहा है, अरे मैं तो हार्ट बीट करवाना ही भूल गया, अब भी मर जाता है कि नहीं। सांस लेना भूल गया, आप खुद सोचे ना, आप लोग अभी मैंने कहा जैसे सांस लेना है तो आपको भी ऐसा हुआ, सांस भी तो लेना है ना, अरे नाक से हवा जा रही है अंदर, किसने पाद दिया तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे कि बेसिकली कि आप जब कोई भी चीज जो कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हो उसको आप फील कर पा रहे हो, बट आपके पेट में खाने का पचना, ठीक है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब चीजें ऑटोमेटिकली ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें कहां किसकी जरूरत है वो ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि यहां इसको चोट लगी है तो यहां प्रोटीन का पहुंचाना जरूरी है, यहां पे विटामिन का पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। अगर तुम्हारा हाथ कट गया तो अपने आप ही धीरे धीरे खून निकलना बंद हो जाता है ना, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को पता है कि जहां कट लगी है तो वहां पे प्लेटलेट्स को लाना जरूरी है। तो प्लेटलेट्स करता क्या है बेटा, उस कटे हुए पार्ट को भर देता है, ठीक है। वहां पे आपका जो खून है वो ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि आपका जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीजें बेटा आपके ब्रेन कंट्रोल करती है, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते हमारे बॉडी को कैसे पता, ये ऑलरेडी यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है तो उसकी वजह से यहां इसकी कमी है, तो वो ब्रेन उसको फिर पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि आपका ब्रेन भी नहीं चाहता कि आप मरो ना, तो इसलिए आपको ब्रेन में को बचाने की कोशिश करता है हर बार, ठीक है। आप कभी भी देख रहे ना कि अगर कोई आपको ऐसा मारने के लिए आए तो आपके हाथ अपने आप उठ जाते हैं, मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप बताओ। पापा आगे बेल्ट लेके, तेरी तो कहाँ गए तेरे मार्क्स, मामा छोड़ो,
क्यों अपने आप ही तुम ये एक्शन ले रहे हो? क्यों? क्योंकि ऑटोमेटेड है ना ये, ऑटोमेटिक। आपको आपके पूर्वजों ने आपके अंदर में ये चीज डाला हुआ है कि यू हैव टू बी सेफ, ठीक है? आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ पैर चलाते हो, इधर से उधर हाथ पैर करने लगे, मम्मी थप्पड़ मारने के लिए तो हाथ ऐसे कर दिया है ना, मम्मी को कोहनी में लग गया हाथ, है ना? तो ये सब चीजें, ठीक है? तो ये चीजें। और कभी ड्रीमिंग, हाँ ड्रीमिंग बेसिकली ऐसा रहता है कि जैसे अभी के टाइम में आप लोगों को बहुत ज्यादा सपने आ रहे होंगे अभी के टाइम में, ठीक है? और कभी भी गौर करना पड़ेगा, अगर आप ना सुबह उठने के लिए जागो, है ना, और ना उसके बाद ना सूसू करके सो जाओ, तो फिर सपना आता ही आता है तब, ठीक है? तब और सपना आता है। कभी आप ट्राई करिएगा कि आप ना सुबह 3 बजे उठ जाओ, मूतने चले जाओ, मूत के वापस आके फिर बिस्तर में गुजारे, सपना आएगा ही आएगा। अरे आएगा ही आएगा, आप गौर करिएगा, सो जाइएगा, ठीक है? घर फिर सो जाइए, उसके बाद जो सपना आएगा भाई, सीधा आंख 8 बजे खुलेगा उसके बाद, क्योंकि सपने में इतना खो जाओगे ना तुम। ये तुम्हारे ब्रेन का मैकेनिज्म है, तुमको ट्रिक कर देता है वो, कि तुम जब सो गए ना, उसके बाद वो उसने तुम्हें सपना दिखा दिया, अब तुम सपने में खो गए हो, तो अब तुम्हें समय का सुध नहीं है, तुम सोए पड़े हुए हो, ठीक है? और कभी गौर करना बेटा कि तुम्हारा ब्रेन इतना बदमाश है, अगर कभी तुम कहीं घूमने जाने वाले हो अगले दिन, तो तुम्हें वो सोने नहीं देगा, ठीक? जैसे मान लो अगर 3 बजे की ट्रेन है, आपको 1 बजे उठा देगा, अरे चल घूमने, क्योंकि उसको भी तो मजे चाहिए ना, है कि नहीं? उसको भी तो मजे चाहिए। अभी तो मजा एक्चुअली आपका ब्रेन कर रहा है, आप थोड़ी कर रहे हो, आप तो बस उसके साथ चल रहे हो बस, ठीक है? तो ये चीजें होती है, ये अपने आप ही काम करता है, इसलिए ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल डिवाइस एवर बिल्ड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? तो ये ब्रेन जो है ना बेटा, ये बहुत सारी चीजें कर सकता है, तो इसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। ऐसा भी होता है क्या? पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं पता, ठीक है? अब कौन सा कार्टून देख के आई हो तुम, या फिर कौन सा मूवी देख के आई हो, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, है क्या? चलिए जो भी है, आप अगली बार सपने से निकल पाओ, ठीक है? मैं यही दुआ करूंगा। चलिए, सो ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी, ठीक है ना? ब्लड और मसल हमारे बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म, वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। हम लोग अलग अलग एनिमल टिश्यू के बारे में इसके बाद सोच सकते हैं, ठीक है? कि मसल किस तरह से काम कर रहा है, ब्लड किस तरह से काम कर रहा है, सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हम इन 4 टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? तो ये आपके 4 जो टिश्यू है बेटा, ये आपके ह्यूमन बॉडी में आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है? उसके बाद फिर जो है बेटा आपका ये टिश्यू चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एपिथेलियल टिश्यू से। ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है बेटा, आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि अब आपकी बॉडी जो खुद की है वो भी इन्हीं टिश्यू से बनी हुई है ना। देखिए बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारे बॉडी में जो कवरिंग है बेटा, स्किन हो गया, या फिर आपके बॉडी पार्ट्स के आपके बॉडी के अंदर में जितने भी आपके कैविटीज हैं, जो लाइनिंग्स है बेटा, उसके ऊपर में जितने भी कवरिंग होती है बेटा, ये हमारी इसी की होती है, ठीक है बेटा? आपके जीभ के ऊपर में अलग कवरिंग है, आप अगर कभी गौर करें, ठीक है? जीभ, आपकी जीभ के ऊपर में आपके अलग अलग आपके कवरिंग है ना। आपकी जीभ के ऊपर में जो कवरिंग है, आपके हाथ में वही कवरिंग है क्या? नहीं, ये अलग है ना बेटा, ये वाली पार्ट अलग है। आपके ये जो मसूड़े हैं उसके ऊपर में जो कवरिंग है वो अलग है, ठीक है? आपकी स्किन अलग है, आपके लिप्स की स्किन अलग है, ठीक है? तो ये सब चीजें अलग अलग है, ठीक है? तो ये जो अलग अलग आपके एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, ये सारे आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रोटेक्ट। ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है ना बेटा कि कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये इनका मेन फंक्शन क्या है बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? आगे देखिए बेटा, एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी, उन सब के ऊपर में ये एक कवरिंग करके बैठे हुए हैं, ठीक है? चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो आपका लीवर हो, चाहे वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, ठीक है? हार्ट, आपके लंग्स, इन सब में एक कवरिंग होती है बेटा। ये आपके कवर करके उसको बैठा है विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और ये क्या करता है बेटा? एक बैरियर सिस्टम क्रिएट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके स्टमक के ऊपर में एपिथेलियल टिश्यू ना हो, ठीक है, और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू ना हो बेटा, तो ये दोनों चिपक जाएंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली करता क्या है बेटा? इनको सेपरेट रखता है। क्या रखता है बेटा? सेपरेट। तो इनका काम है सेपरेट करना। हाँ जी बेटा, बैरियर का मतलब बेटा कवरिंग।
बैरियर मतलब एक कवरिंग, या एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसके बाहर की एक शील्ड, ठीक है, उसको हम लोग बैरियर कहते हैं। द स्किन, जैसे हमारी बॉडी में जो स्किन है बेटा, ये द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, मुंह के अंदर की लाइनिंग, ठीक है बेटा, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नसें जो होती है ना बेटा, उसके ऊपर की जो आपकी ये टिश्यू होती है। लंग्स की एल्वियोलाई, जो लंग्स के अंदर में जो आपका ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है, उसके ऊपर में जो लाइनिंग होती है बेटा, उसके ऊपर में जो कवरिंग होती है। एंड किडनी के ऊपर जो लाइनिंग होती है बेटा, आप देख सकते हो किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स वो होते हैं बेटा जो आपके बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो बेटा, आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आप देख सकते हो। तो कहां पे एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा, स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, ठीक है, आपके लंग्स के एल्वियोली की लाइनिंग, और साथ ही साथ आपके किडनी में जो ट्यूब्यूल्स है बेटा, ये सारे के सारे आपके एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं बेटा। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, ये आपके टाइटली पैक्ड होते हैं और ये कंटिन्यूअस शीट की तरह दिखाई देता है, मतलब कि एक कंटिन्यूअस पेज की तरह, ठीक है, जो पेज होता है ना बेटा, आप देख सकते हो ये, तो ये एक कंटिन्यूअस शीट है, इसमें कोई भी छेद नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें छेद कर दें तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि बीच में एक छेद आ गया ना, बीच में एक होल आ गया, तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि ये कंटिन्यूअस शीट की तरह होते हैं, ठीक है, एकदम आपके चपटे, ठीक है। They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces, ठीक है। तो मैं बता दूं बेटा कि इनमें सीमेंटिंग मटेरियल बहुत ही ज्यादा कम यूज होती है। They have only small amount of cementing material between them and almost no intercellular space, मतलब कि सेल्स के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल बहुत कम है और साथ ही साथ इनके बीच में गैप बहुत कम होता है। तो ये सेल्स बहुत चिपके रहते हैं, क्या रहते हैं बेटा, चिपके आपस में जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। ये उसके बाद बोला गया ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। कोई भी बॉडी अगर आप कोई भी मटेरियल अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है या निकलता है तो उसको बेटा एटलीस्ट एक एपिथेलियल बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। वो एटलीस्ट बोला है मैंने, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको जब इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो इंजेक्शन जैसे स्किन में लग रहा है आपका इंजेक्शन तो वो एक लेयर को क्रॉस करेगा, मसल में लग रहा है तो वो आपके 3 लेयर को क्रॉस करेगा, ठीक है, हड्डी में लग रहा है तो वो आपके लगभग 5 लेयर को क्रॉस करता है, ठीक है। इंट्रावेनस इंजेक्शन जब लगता है बेटा तो तब भी आपके बॉडी में लगभग 7 लेयर को क्रॉस किया जाता है, ठीक है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड में अगर जैसे कभी भी किसी की डिलीवरी हो रही है, पेट काट के सी सेक्शन में से बच्चा निकल आ रहा है तो 7 लेयर को काट के बच्चे को निकाला आता है, तो 7 लेयर की सिलाई होती है उसमें, कैन यू इमेजिन, है ना। तो इस तरह से बेटा यहां पर ये जो है बेटा जो बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ एपिथेलियल तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, जो चीज बॉडी के अंदर आ रही है या बॉडी के बाहर जा रही है, ठीक है। उसके बाद एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलियल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि एपिथेलियल टिश्यू उस गार्ड की तरह काम करता है जो किसी भी चीज को हमारी बॉडी में एंटर करने या बाहर जाने को अलाउ करता है, ठीक है। इसीलिए ये हमारे बॉडी का एक तरह से गार्ड है जो हमें सेफ रखता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। क्यों? क्योंकि यही वो चीज रेगुलेट करता है कि कौन सी चीज हमारी बॉडी के अंदर आएगी और कौन सी चीज हमारी बॉडी के बाहर जाएगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप अपनी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लूज कर रहे हो, नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी से हमेशा क्या लूज करते हो बेटा, वेस्ट मटेरियल लूज करते हो, ठीक है बेटा। पसीना निकल रहा है आपकी बॉडी से यूरिन निकल रहा है, आपकी बॉडी से फीसेस निकल रहे हैं, ठीक है, आप थूक रहे हो बाहर, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं बेटा जो कि आपके बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने जो खाया अभी निकाल दिया, ठीक है। हाँ, अगर आप बीमार होते हो तो आप वॉमिट करते हो तो वो अलग बात है, ठीक है। कहीं पहाड़ों में घूमने गए हो तो किसी आदत होती है ना बेटा, गाड़ी से निकलते जा रहा है, बस है कि नहीं, जा रहे घूम रहे हैं तभी सुबह खा लिया है चिप्स और बैठ गया, दार्जिलिंग जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं, धार छोड़े जा रहे हैं, धार पे धार। तो ये कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं जो कर देते हैं ऐसा काम। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि वो ये नहीं होता बेटा, बहुत खतरनाक भीड़ है बस में और एक रोने वाला बच्चा उस बस में होता है, ये गर्मी हो रखी है और कोई ना कोई आंटी वहाँ पे उल्टी कर ही देते हैं अंदर में, और तभी उस उल्टी के ऊपर आप उसी उल्टी को कुचल के आप खड़े हो, कैसा लगता है ना। इंडिया में है बेटा, इंडिया में तो ऐसा होता है ठीक है। चलिए देखिए आगे, देखिए बेटा आगे क्या बोला गया है कि बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग
अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो याद रखिए बेटा, ये जितने भी आपके एपिथेलियल होते हैं ना बेटा, इन सब के पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डायग्राम से। ये देखिए बेटा, हर एक के पास अपनी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। देखिए बेटा, ये दिख रहा है आपको बेटा, ये ब्लू कलर का, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जितने भी आपके एपिथेलियल टिश्यू है उसके पास अपनी एक बेसमेंट होगी, एक बेस मटेरियल होती है बेटा, जो कि उसको दूसरों के साथ चिपका के रखता है। जैसे आप ये घर बनाए हो, ठीक है, सॉरी आपने तो नहीं बनाया, मतलब ये जो घर बना है बेटा, इस घर का अपना एक वो क्या होगा, जग होगा ना, जिसके पहले खड्डा खोदा गया, उसमें पत्थर डाले गए, सीमेंट डाला गया, उससे पिलर्स निकाले गए, तो वो उसका बेस है। ठीक है बेटा, उसके ऊपर में घर बनता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जमीन के ऊपर में ईंटें लगा के शुरू कर दिया बस, अरे चलो रातों रात गिर गया घर, ऐसा नहीं होता ना बेटा। पिलर्स को लगाने से पहले आप क्या करते हो बेटा, पिलर्स को लगाने से पहले व्हाट यू डू इज दैट कि आप पहले उसका बेस बनाते हो। आपने उसकी बेस बनाई, बेस की सेटिंग हो गई, तो बेस की सेटिंग हो जाने के बाद आपने उसमें क्या बनाया, पिलर्स बनाए। पिलर्स के ऊपर में आपने ईंट लगाई ना। ऐसा तो नहीं कि रातों रात ईंट लगाए जा रहे हो, लेकिन यार ईंट गिरा दिया, लगा दो ईंट, बस घर ही तो बनाना है, और ऊपर से टीन लगा दिया और हवा चली, ईंट गिरी, बस खत्म। तो इसलिए ऐसा नहीं होता बेटा, इसलिए बेस का होना जरूरी है बेटा, बेस मटेरियल का होना जरूरी है। हर एक आप देखो बेटा, हर एक एपिथेलियल में आपको बेस मटेरियल दिखाई देगा। ये दिख रहा है बेटा आपको, सब में ब्लू कलर की एक बेस मटेरियल आपको दिखाई देगी बेटा। ये क्या करेगा बेटा, ये आपके उस पार्ट से, आपके बॉडी के पार्ट से इसको चिपका के रखेगा जहां जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, तो डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस। ठीक है, तो आपके पास कुल मिला के 4 तरह के एपिथेलियल टिश्यू हैं। ठीक है बेटा, 4 तरह के, स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है, उसके बाद कॉलमनर और आपका क्यूबॉइडल। तो ये आपके 4 तरह के हैं। इन चारों के अलग अलग फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए बेटा, दैट कोरिलेट्स विद देयर यूनिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल इन सेल्स, इन सेल लाइनिंग, blood vessels or lung alveoli, where transportation of substance occurs through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium and this is called the simple squamous epithelium। ठीक है बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो आपको मैं बता दूं बेटा कि ये बहुत ही पतला दुबला सा होता है। देखिए बेटा, ये रहा, इवन आपकी बॉडी में जो स्किन है ये भी यही है, सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, ये स्किन, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा चोट आपको लग जाता है तो ये स्किन उखड़ जाती है ना आपकी, और अंदर सफेद सफेद दिखने लग जाता है। ठीक है, आपकी कभी भी अगर हाथ वाथ कटा है, कभी आपका चोट तो लगी होगी कभी ना कभी ना, है कि नहीं, तो उस समय आपने देखा होगा कि आपके जब आपको चोट लगती है तो अंदर का वो सफेद सफेद पार्ट या फिर लाल लाल वो दिखने लग जाता है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि आपका जो ये सिंपल स्क्वैमस टिश्यू है वो निकल गया। ठीक है, तो अंदर का मसल रिवील हो रहा है, अंदर की बेसमेंट रिवील हो रही है उसकी। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा बेटा कि जो सबसे पतले हैं, जो सबसे फ्लैट काइंड ऑफ आपके स्क्वैमस है बेटा, आपके एपिथेलियल टिश्यू है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, जैसे कि स्किन, स्क्वामा मींस स्केल ऑफ स्किन। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। क्या होते हैं बेटा, ये एक्सट्रीमली पतले होते हैं, बहुत पतले। ठीक है, एंड फ्लैट फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, और ये बहुत ही डेलिकेट लाइनिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको ये स्किन बहुत प्रोटेक्ट करने वाला है कि आप खड़े हो गए, गोली चला दी, गोली रिफ्लेक्ट हो रही है ना, सुपरमैन बन गया, ऐसा नहीं होने वाला बेटा। ये बहुत कमजोर है। ये डेलिकेट लिखा ना, डेलिकेट, अभी क्या लिखा बेटा, एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। अभी एक पेन घोप दे, घुस जाएगा अंदर हाथ के। ठीक है, ऐसे नहीं पेन का निप टेढ़ा हो गया है कि नहीं, ये तो खतरनाक ही हो जाता है नहीं, कि फिर इंजेक्शन डालने कितना मुश्किल आता है। तब तो ड्रिल मशीन लाओ और इंजेक्शन डालना है, ऐसा तो होने वाला है नहीं। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, आपकी जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस हो गया बेटा यहाँ पे जो आपकी फूड पाइप होती है ना बेटा, ये पूरी आपकी ईसोफेगस होती है, और जो आपकी मुंह की जो लाइनिंग है बेटा, ये सब आपके सिंपल स्क्वैमस से ही कवर्ड होता है। ठीक है बेटा, The skin which protects the body is also made of squamous epithelial। तो आपके जो स्किन है आपके बॉडी के ऊपर में, ये भी आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। ठीक है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा पतला और डेलिकेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि ये है स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। तो आप अब ना अपने बॉडी के ना इस पार्ट को देखिए बेटा, ये वाला पार्ट, ये जो है बेटा, ये काफी मोटा है, आप इसको फील कर सकते हो। ठीक है, ये अगर आप चूटी वूटी काटो यहाँ पे दर्द भी नहीं होगा आपको। ठीक है, अब इसकी बात करें बेटा, तो यहां पर ऐसे स्क्वैमस को ना बहुत सारे को लेयर आउट किया गया है, पता कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपका हाथ का कौन सा जॉइंट है बेटा, ये आपका हिंज जॉइंट है। क्या बेटा, हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट हमेशा ऐसे मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ना आपके पास एक्स्ट्रा स्किन की लेयर होनी जरूरी है, क्योंकि आप अगर यहां पे सिंपल ऐसा फ्लैट स्किन लगा दोगे तो आप जब ऐसा करोगे तो फट गया ये,
ठीक है। तो इसको बचाने के लिए बेटा यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, एक्स्ट्रा स्किन की लेयर होनी चाहिए। तो ये जो है बेटा आपका ये कहलाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। यहां पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्या है बेटा, स्क्वैमस है, मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारे अलग अलग लेयर्स ऑफ स्क्वैमस जो है बेटा। ऐसा ही एक और पार्ट है आपका जहां पर ये रहता है, वो कौन सा है बेटा, ये घुटना, ये भी आपका हिंज जॉइन है, ठीक है। उसी तरह से आपके उंगलियों में देख लो बेटा, ये देखो, ये यहां पर ये हिंज जॉइन है, इसलिए आपकी स्किन यहां पे मुड़ जाती है। तो यहां पे भी आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, आप ऐसा करिए देखा तो ये फैल जाएगा ऐसे, है ना। अपने हाथों को देखिए बेटा, आपके पूरे पूरे हाथ में भरा हुआ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। यहाँ पूरे यहाँ पे है, आपके नकल्स में हो गए, आपके यहाँ हो गए, ये वाला पार्ट, ये सब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, ठीक है। क्योंकि आप जब अपने हाथों को ऐसा करते हो तो ये सब स्किन देखो एकदम टाइट हो जाती है ना, और जैसे छोड़ते हो तो फिर देखो फिर से यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ गई, है कि नहीं, यहाँ पे घुटने पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी जगह बेटा वो है बेसिकली जहां पर आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस प्रेजेंट है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कुछ नहीं है बेटा, वो स्क्वैमस ही है, बस इसके बहुत सारे लेयर्स लगा दिए यहाँ पे। क्या कहते हैं, बहुत सारे लेयर्स। और ये हमें किससे बचाता है बेटा, वियर एंड टीयर से बचाता है, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब कि अगर आप बार बार उसका इस्तेमाल करोगे तो फटेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए तो वियर एंड टीयर, कभी आप अगर वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, तो आप नी गार्ड लगा लेते हो, यहाँ पे लगा लेते हो ना, कबड्डी वबड्डी खेलते हो यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि हमें पता है कि ये घिस जाएगा ना अभी, तो उससे बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, वो हाँ आपका ये एल्बो गार्ड लगा लेते हैं, और क्या लगाते हैं बेटा, ये नी गार्ड लगा लेते हैं कि नहीं। तो ये सब लगा के हम लोग फिर कबड्डी खेल रहे हैं, सो दैट कि हमारे घुटने ना छिले, क्योंकि ये सब वो पार्ट है बेटा जब गिरेंगे तो यहाँ पे चोट तगड़ी लगेगी, ठीक है। तो आप जब साइकिल वाइकिल भी चलाते हो, है कि नहीं, साइकिल वाइकिल चलाते हो तो आप गिरते हो तो आपके घुटने में ही चोट लगती है। स्कूटी वगैरह चलाते हो गिरे तो आपको घुटने में और ये टकने में ही चोट लगती है, ठीक है, हाथों में चोट लग जाती है। क्यों, क्योंकि ये वो पार्ट है बेटा जो जल्दी से आपके मतलब फट सकते हैं, यहाँ पे चोट लग सकते हैं। इसीलिए बेटा यहाँ पर ये जो है बेटा आपको एक्स्ट्रा स्किन की लेयर दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब ये समझ में आ गया तो बेटा अगले वाली की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपकी जो सबसे पतली लेयर है स्क्वैमस, सबसे पतली लेयर जो आपकी एपिथेलियल की बेटा वो स्क्वैमस की हो जाती है। और अगर बहुत सारे लेयर्स आ गए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है बेटा। और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स द एपिथेलियल इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड। बहुत सारे लेयर्स में अरेंज है तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस बोलते हैं, एपिथेलियल। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन ऑकर्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने शायद पढ़ा हो डाइजेशन के चैप्टर में, आपका डाइजेशन था क्या, कभी डाइजेशन पढ़ा आपने बेटा, डाइजेशन में विलय के बारे में बताया गया है। ओके चलिए, आपने ये पढ़ा है क्या कि आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं बेटा वो सारे के सारे आपके न्यूट्रिएंट्स को और पानी को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं। तो वहां पर बेटा ये देखिए बेटा लिखा है ना, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, मतलब कि जहां पे एब्जॉर्प्शन हो और सेक्रीशन हो, मतलब कि छोड़ना और एब्जॉर्ब करना, तो बेटा वहां पर बेटा आपके टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। और ऐसे को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉलमनर। क्या कहते हैं बेटा, कॉलमनर। और कॉलमनर में आपको दिखा दूं बेटा, वो ये वाले होते हैं, ये देखिए लंबे लंबे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है बेटा आपके कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कि लंबे लंबे दिखाई पड़ते हैं बेटा। अब यहां से थोड़े से नहीं दिख रहे तो आपको ऐसा है ये बेटा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इन्होंने पार्ट लिया हुआ है ऐसे करके, और इसके ऊपर में बेटा ऐसे डंडे जैसा निकला हुआ है, ठीक है, बहुत सारा ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये जो है बेटा ये आपके कॉलमनर है जो कि आपको एब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा, एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन में, मतलब कि अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए और अलग अलग चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपका where absorption and secretion occurs as the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present, and these cells are these are known as columnar epithelium. This columnar epithelium facilitates movement across the epithelial barrier, and in the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia, which are hair-like projection on the outer surface of the epithelial cells. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it out. तो आपको मैं बता दूं बेटा कि अब यहाँ पे और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो पहले इन्होंने बताया कि बेटा ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन के इनर लाइन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं बेटा कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा होता है बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जो हमारे नाक से लंग्स तक जाता है, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर में ना बेटा हमारे यहाँ नाक के अंदर में तो बाल निकले होते हैं हमारे ना,
ठीक है, बट उसके अंदर में तो बाल नहीं हो सकते, तो उसके अंदर में ना बेटा हमारे सीलिया निकले होते हैं, ठीक है, ऐसे आपके ये बालों के जैसे ही होते हैं बेटा, पर ये ना आपके थोड़े से और पतले होते हैं। अब ये बेसिकली करता क्या बेटा कि हमारे नाक में बहुत बार वो गंदगी आ जाती है ना बेटा, तो उसको क्या करता है, ये पकड़ता है और उसको हमारे नाक से बाहर की तरफ पुश करता है उसको, सो दैट कि वो जो गंदगी है बेटा वो लंग्स में ना चली जाए। वो कहाँ चली जाए बेटा, बाहर आए, बाहर, नाक के बाहर आए, लंग्स के अंदर नहीं, बाहर आए, ठीक है। तो वो नाक से बाहर निकलने के लिए जो सीलिया जो है बेटा वो सारे गंदगी को पकड़ता है और बाहर की तरफ क्या कर देता है, पुश कर देता है, जिससे होता क्या है बेटा कि ये सारे के सारे जितने भी आपकी गंदगी है वो हमारे नाक से कहां निकल पाती है, बाहर निकल पाती है, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये भी जो है बेटा, ये भी आपका कौन कर रहा होता है, कॉलमनर एपिथेलियल कर रहा होता है, ये वाले, आई थिंक ये तो क्यूबॉइडल वाला है, कॉलमनर एपिथेलियल यहां पे प्रेजेंट होता है। तो आपको कॉलमनर एपिथेलियल कहां कहां प्रेजेंट मिला बेटा, दो जगह पे, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे और एक इंटेस्टाइन पे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाओ ना, स्मॉल इंटेस्टाइन पे बेटा हाँ हाँ चप्पल, हाँ ले लो बेटा, जाइए जल्दी जाइए, भागिए भागिए, ठीक है। सो यहां पर क्या बोलेगा, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल इज थर्स सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल, ठीक है। और इस टाइप के जो आपका जो एपिथेलियल है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है बेटा, तो उसको हम लोग सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं बेटा। और याद रखिएगा ये भी कॉलमनर का ही टाइप है, ये भी कॉलमनर का ही टाइप है। नॉर्मल जो आपका कॉलमनर था बेटा उसमें ये दिखाया गया है कि वो क्या करता है बेटा, वो एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन करता है, ठीक है बेटा। और जहां पे सीलिया आ जाता है बेटा तो उसको हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम ही बोलते हैं, बट उसके नाम के आगे क्या आ जाता है बेटा, सीलिएटेड, सीलिएटेड रहता है, ठीक है। तो आपको यहां पे लोकेशन पता होनी चाहिए और इसका नाम क्या है और ये कौन सा टाइप का है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आपको कॉलमनर एपिथेलियल दो जगह पे दिखाया गया। अब हम बात करेंगे बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ cube shaped cells forms the lining of kidney tubules and duct of salivary glands। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये आपके मुंह में प्रेजेंट होता है, डक्ट है ना आपके मुंह में, और साथ ही साथ आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स में, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स उसमें भी ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा, वहां पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसकी फंक्शन मेनली क्या आ गई बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये आपको दो जगह पे बताया गया, कहां कहां पे, कहां कहां पे बताया गया बेटा, आपके सेलिवरी डक्ट पे, ठीक है, मुंह पे, और आपके किडनी पे, किडनी में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। और ये बेसिकली वहां पे क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आगे देखिए बेटा, एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। अब देखिए बेटा ये ग्लैंड सेल की तरह भी होता है। अब ग्लैंड का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है बेटा, जो कुछ चीज प्रोड्यूस करता है उसको ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है बेटा। कोई भी चीज सेक्रीट करने वाले चीजों को हम लोग ग्लैंड कहते हैं, जैसे आपके सेलिवरी ग्लैंड ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपके एड्रेनल ग्लैंड ये एड्रेनलिन प्रोड्यूस करता है। आपका पेनक्रियास ये ग्लैंड है जो आपका अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा बेटा कि यहां पे कुछ कुछ एपिथेलियल सेल्स है बेटा जिसको हम लोग ग्लैंड की तरह भी देखते हैं बेटा, व्हिच कैन सेक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। ये आपके एपिथेलियल सरफेस में क्या क्या कर सकते हैं बेटा, आपके कुछ सब्सटेंस को सेक्रीट कर सकते हैं। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड ठीक है, समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू folds inward and a multicellular gland is formed. This is a glandular epithelium। तो कभी कभी बेटा यहाँ पे क्या बताया गया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा बेटा कि sometimes a portion of epithelial tissue folds inward and a multicellular gland। मतलब कभी कभी होता क्या है बेटा कि कुछ एपिथेलियल जो टिश्यू है बेटा वो आपके फोल्ड हो जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, और वो वहां पर बेटा एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म कर लेता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम भी कहते हैं। और ये जो है बेटा ये आपको एक एक्स्ट्रा आपको एपिथेलियम पढ़ने को मिलता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एपिथेलियम
जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये आपको पूछ सकता है। तो ये वो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बेटा जो फोल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? फोल्ड। और फोल्ड होके क्या करेंगे बेटा? ये ग्लैंड की तरह बिहेव करेंगे, मतलब ये कुछ चीजें सेक्रीट करेंगे, ठीक है। तो उस समय बेटा इनको हम लोग कहते हैं बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो चलिए बेटा अब इसका हम लोग फटाफट से नोट्स लिखेंगे कि किस तरह से ये आपको लिखना है, किस तरह से आपको इसमें याद रखना है, क्या क्या चीजें कहां कहां ये रहती है, ठीक है। चलिए बेटा तो फटाफट से देख लेते हैं। तो 5 बेसिकली मैंने आपको 5 तरह के बताए हैं, उसमें से एक आपका एक्स्ट्रा है जो कि आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ने को मिला है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला तो हमने यहाँ पे क्या देखा बेटा? हमने यहाँ पे आज पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। तो एपिथेलियम क्या है? या एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये एनिमल टिश्यू का पार्ट है, ठीक है बेटा। एनिमल टिश्यू का पहला टिश्यू हम पढ़ रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बेटा? द एनिमल टिश्यू which provides protective layer to different parts of animal body such as organs, cavities, एटसेट्रा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे बॉडी में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है जो कि हमारे ऑर्गन्स को कवर कर लेता है, हमारे कैविटीज को कवर कर लेता है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए बेटा एपिथेलियल के कितने टाइप्स थे? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल, तो हमने कहा सर टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, ठीक है बेटा। एपिथेलियम में कितने टाइप्स थे? तो हमने कहा सर एपिथेलियम के 4 टाइप्स थे। लोकेशन, फंक्शन, ठीक है। लोकेशन फंक्शन बहुत जरूरी रहेगा। हमारे पास एपिथेलियम के 4 टाइप्स थे। तो सबसे पहला टाइप नंबर 1 टाइप क्या था बेटा? तो हमने कहा सर सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, एपिथेलियम, ठीक है बेटा। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट था? तो हमने कहा सर लोकेशन की बात करें तो हमने कहा सर हमारे स्किन में, ठीक है, बिटवीन सेल्स, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट था बेटा? स्किन में था, बिटवीन सेल में, और साथ ही साथ ऑर्गन कवरिंग एपिथेलियम, ठीक है बेटा। अलग अलग ऑर्गन को कवर करने वाले एपिथेलियम भी बेटा आपके यही होते हैं, सिंपल स्क्वैमस ही होते हैं, ठीक है, पतले पतले, जो आपके किडनी के ये सब में प्रेजेंट है। अब इनका फंक्शन क्या है बेटा? टू सेपरेट डिफरेंट organ system and to protect body, animal body from external environment, ठीक है बेटा। तो ये जो है बेटा ये आपका फंक्शन रहेगा टू सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड टू प्रोटेक्ट एनिमल बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। तो ये आपको यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। कुछ डाउट है तो बोलिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर से। लोकेशन स्किन में है, बिटवीन सेल्स, ऑर्गन कवरिंग एपिथेलियम, ये सारे आपके लोकेशन हो गए इसके। इसके बाद फंक्शन की बात करें टू सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम टू प्रोटेक्ट एनिमल बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये आपकी फंक्शन हो गई। इसके बाद जो दूसरा टाइप आपका आता है बेटा वो कौन सा आता है बेटा? स्ट्रेटिफाइड, कहाँ पता ना? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है, ठीक है।
एपिथेलियम। तो ये जो है बेटा आपका यहां पे आता है सेकंड नंबर पे, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ गया। तो इसकी लोकेशन कहां होगी बेटा? एट हिंज जॉइंट्स, जैसे कि लाइक एल्बो, नी एटसेट्रा, एल्बो में और नी में, ठीक है बेटा, यह आपके हिंज जॉइंट जहां पे होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट रहता है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो हमने कहा सर इसका फंक्शन होगा टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, ठीक है बेटा। ये वियर एंड टीयर से हमको बचाता है, ये वियर एंड टीयर से हमको बचाता है, ये वियर एंड टीयर से हमको बचाता है, ठीक है, ये वियर एंड टीयर से हमको बचाएगा। थर्ड वन हमारे पास क्या है बेटा? थर्ड वन हमारे पास आता है बेटा कॉलमनर एपिथेलियल, ठीक है बेटा, कॉलमनर एपिथेलियल में जो लोकेशन थी आपकी बेटा वो कैसे थी? ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट था और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट था, ठीक है बेटा। इसका फंक्शन क्या था बेटा? इसका फंक्शन पहला वाला था, दो फंक्शन इसके बताए गए हैं, ठीक है, दो फंक्शन, ठीक है, टू प्रोवाइड सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, ये आपका सरफेस प्रोवाइड करता है एब्जॉर्ब करने के लिए और सेक्रीट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, it helps to throw out mucus by the help of सीलिया, सॉरी, ठीक है बेटा, सीलिया की मदद से ये हमारे बॉडी से जो म्यूकस है बेटा उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। सेक्रीशन, ठीक है, SECRETION, सेक्रीशन, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा टाइप हो गया। अब ये जो वाला है ना बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला, इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि द कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट एट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट is also known as ciliated columnar epithelial, ठीक है बेटा, ciliated। तो ये ciliated CE जो लिखा है मैंने बेटा समझ आना कि वो columnar epithelial, ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने लिख दिया था columnar epithelium present at respiratory tract is also known as ciliated columnar epithelium, ठीक है। तो इसको ये भी बोलते हैं। अब चौथा टाइप का हमारे पास जो बच गया बेटा वो आ जाता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये ई है, ठीक है बेटा, आई लिख दिया, एपिथेलियम, ठीक है बेटा।
ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम, अब ये कैसा होता है बेटा, तो ये बेसिकली आपको कहाँ कहाँ मिलेगा बेटा, तो अगर लोकेशन की बात करी जाए तो किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। अब इसका जो फंक्शन है वो क्या था बेटा, तो सबसे पहला फंक्शन आपको यहाँ पे दिखा था कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका ऐसा कोई और फंक्शन नहीं है, इतना याद रखेंगे हो जाएगा। पर इसके बाद एक और एक्स्ट्रा जो आपका आ गया था बेटा, वो था पांचवा, ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम, ठीक है बेटा, ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। अबे जो ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम है बेटा, ये कैसा होता है, तो बेसिकली जो ये ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम है, ये आपका दोज एपिथीलियम which are made of folded cuboidal epithelium which can secrete different hormones and chemicals, ठीक है बेटा। तो ये कहलाते हैं बेटा आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ये वो आपके एपिथेलियम है जो कि फोल्डेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने होते हैं, और ये आपके अलग अलग हॉर्मोन्स और केमिकल्स को सेक्रीट कर सकते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स बेटा, सैलिवरी, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स लिखा बेटा, हाँ बेटा, ट्यूब्यूल्स, TUBULES, ठीक है, ट्यूब्यूल्स, TU है, ठीक है, TUBULES, ट्यूब्यूल्स, ठीक है बेटा। हाँ जी, हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स। कॉलमनर एपिथेलियम में लिखा है बेटा, लोकेशन लिखा है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये, ठीक है बेटा, देख लिया। फंक्शन देख लो बेटा, फंक्शन में पहला टू प्रोवाइड सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, ठीक है, सरफेस प्रोवाइड करना एब्जॉर्प्शन के लिए और सेक्रीशन के लिए, ठीक है। और दूसरा, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इट हेल्प्स टू थ्रो आउट म्यूकस बाय द हेल्प ऑफ सिलिया। और इस सिलिया का जो ऊपर में मैंने यहाँ पे पूरा एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, तो ये जरूर से आप फॉलो करें कि द कॉलमनर एपिथेलियम, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टार बनाता हूँ और इसका स्टार में याद आ देता हूँ, ठीक है। सो द कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट एट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये जो है बेटा आपका, ये पूरा का पूरा एपिथेलियल का नोट्स बन जाता है, ठीक है, ये कंप्लीटली। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, यही आप अगर पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हो जाता है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ आपको अलग से लिख के दिया हुआ है। ये जो है बेटा, ये आपको कभी भी पूछ लेता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ग्लैंडुलर एपिथेलियम है क्या, क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। और कुछ रीड करना है क्या, बताइए, मैं रीड कर देता हूँ, आपने लिख लिया बेटा। क्या नाम था बेटा आपका, कहाँ रहते हो आप? नहीं, यहाँ पे कहाँ हो, यहाँ पे कहाँ रहते हो? ये अंदर बेसम पे रहते हो क्या आप? ओ बेसम से हो आप? ओ कभी देखा नहीं आपको बेसम में यार? ओ सब घर के अंदर बैठ के अंडा देते रहता ना, यही दिखती रहती है मेरे को तो, बस इधर से उधर लुढ़कती रहती है। हो गया, लिख लीजिए फटाफट से। सिलिएटेड, CILIATED,
CILIATE और ये D, सिलिएटेड। सर सी डॉट ई का मतलब क्या है? कॉलमनर एपिथीलियम, ठीक है, कॉलमनर एपिथीलियम, ठीक है बेटा, ये कॉलमनर एपिथीलियम ही है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम, ठीक है, ठीक है, हो गया क्या? यस सर। लिख लिया सबने?